हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को मैंने सुबह बता दिया था कि डीएलएड के फॉर्म जो है रिलीज़ हो चुके हैं। 7 तारीख से इसकी आवेदन प्रक्रिया यानी कल से इसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और उसके बारे में डिटेल वीडियो लेके आ गए हैं। क्या क्या चीज़ें इसकी एलिजिबिलिटी हैं और क्या क्या इसके डीएलएड करने के बाद क्या रहते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये डीएलएड का लास्ट बैच होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डीएलएड का अंतिम बैच होगा क्योंकि हमारी एनईपी 2020 लागू हो चुकी है, जिसका कहना यह है कि 2030 तक हमने अपने डीएलएड के सभी बच्चों को इनरोल करना है टीचिंग के। उसके बाद क्योंकि प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए भी न्यूनतम अर्हता है जो वो बीएड की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 2030 के बाद कोई भी डीएलएड कैंडिडेट प्राइमरी के टीचर में नहीं लग सकता है, क्योंकि एनईपी पॉलिसी पूरी तरह से लागू हो जाएगी 2030 तक का टाइम है। इसलिए ये बैच जो है अंतिम बैच होने वाला है। आपके पास ये लास्ट एफर्ट है, लास्ट एफर्ट लगाने के लिए। तो पूरी मेहनत के साथ कोशिश करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और अंतिम अवसर आपके पास ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न आया था कि डीएलएड होता क्या है, कोर्स क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जैसे बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, वैसे ही डीएलएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। बीएड के बाद आप प्रवक्ता और एलटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वैसे ही डीएलएड के बाद आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। परंतु एलिजिबल होना और उसमें नियुक्त होना, उसमें दोनों में अंतर है। डीएलएड के बाद अभी की नियमावली ये कहती है कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टाइप का नहीं देना पड़ता है, परंतु बीएड के बाद आपको एलटी के लिए, प्रवक्ता के लिए दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कैंडिडेट्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट बीएड के बाद 50,000, 40,000, 60,000 ऐसे होते हैं, तो वो एलटी के लिए जितनी वैकेंसी आती है उस पर अप्लाई करते हैं और जिनका टॉप मोस्ट सिलेक्शन होता है वो सभी लिए जाते हैं। परंतु डीएलएड के बेसिस पर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। अभी की नियमावली के अनुसार आपके मार्क्स देखे जाते हैं, परसेंटेज देखी जाती है, आपकी डीएलएड के कितने परसेंटेज हैं और टीईटी के कितने परसेंटेज हैं, उसके आधार पर आपको सिलेक्शन कर लिया जाता है। और इतनी गारंटी है कि अभी तक जिसने भी उत्तराखंड डाइट से डीएलएड किया, साथ ही साथ उसका टीईटी क्वालिफाई हो, तो उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। और जब भी भर्ती आई है उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। जितने भी बैच अभी तक लग चुके हैं, डीएलएड का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो, ठीक है, टीईटी क्वालिफाई। तो ये एडवांटेज रहता है कि आफ्टर डीएलएड के बाद आपको क्या वो रहते हैं। देखिए, ये प्रोस्पेक्टर जारी हो गया। अब इस प्रोस्पेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी एज लिमिट वगैरह हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, कितने पद हैं, और उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कट ऑफ कितनी रहती है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप सूचना विवरणिका है ये, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 7 तारीख से कल से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 6 अक्टूबर तक लास्ट डेट है और 8 अक्टूबर तक आपकी फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है। 13 अक्टूबर तक आपके फॉर्म जो है करेक्शन 13 से 16 तारीख तक खुलेंगे आपके, ठीक है। 22 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये अनुमानित तिथि है 22 नवंबर, सैटरडे के दिन, ठीक है। अगर आगे बात करें तो पृष्ठभूमि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपका ये इंपॉर्टेंट है 22 नवंबर, ये याद रखिए। आज से लगभग 75 दिन आपके पास बचे हुए हैं और ये पूरी डेट दी गई है, ठीक है। और मेन जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी शैक्षिक योग्यता। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या ग्रेजुएशन हमारा 50% नहीं है तो क्या हम इसको भर सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन की सिंपल सा मांगा गया है कि आपके अभ्यर्थी द्वारा दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व, यानी कि आज विज्ञप्ति प्रकाशित हो रही है तो उससे पहले का, ठीक है। तो 6 सितंबर से पहले का आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए और विज्ञान या विज्ञानोत्तर किसी भी वर्ग से आपका स्नातक पूर्ण होना चाहिए। चाहे आप बीए वाले हो, बीएससी वाले हो, बीकॉम वाले हो, बीटेक वाले हो, तो आप कोई भी आपका ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपकी परसेंटेज की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है, तो इस चीज़ को अपने मन से हटा दीजिए कि 50% चाहिए हमें, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब टोटल नंबर्स ऑफ सीट की बात करो तो 13 डिस्ट्रिक्टों में 650 सीटें होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें, तो 13 डिस्ट्रिक्टों की 650 सीटें। अभी 650 सीटें 50-50 के हिसाब से बढ़ जाती हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें हैं तो 25 उसमें आर्ट्स की हो जाती है, 25 साइंस की हो जाती है, ठीक है। तो 13 डिस्ट्रिक्टों में 325 सीटें साइंस की हो जाएंगी, 325 सीटें आर्ट्स की हो जाएंगी। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 25-25 सीटें साइंस की, 25 आर्ट्स की। तो इस तरीके से 13 डिस्ट्रिक्ट में 650 सीटें टोटल हो जाती है हमारे पास, ठीक है। बीएससी में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर वाले हैं, बीएससी योग्यताधारी एवं कृषि वर्ग के स्नातक एग्रीकल्चर वाले हैं जो उनको बीएससी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, मतलब विज्ञान वर्ग में किया जाएगा। और जो कॉमर्स वाले हैं उनको आर्ट साइड में जो है काउंट किया जाएगा, ये कहना है आयोग का। बीएससी बीकॉम के अतिरिक्त अन्य स्नातकधारी वर्ग का निर्धारण उनके इंटरमीडिएट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। बीएससी और बीकॉम के आधार पर जो उनका वो है अन्य है, वो उनके
उसके आधार पर किया जाएगा कि उनका इंटरमीडिएट किस तरीके से किया गया है। आगे देखिए, आरक्षण की बात करें तो शासनादेश जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आरक्षण व्यवस्था रहेगी। ठीक है, सीटों का रिजर्वेशन जो है ओबीसी का 14%, एससी का 19% और एसटी का 4%, जो भी उनके रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। साथ ही साथ जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होते हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, पीएच कैंडिडेट हो, राज्य आंदोलनकारी हो, और फिर आपका स्पोर्ट्स कोटे वाले जो कैंडिडेट हैं उनके उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। आगे बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा आपको बताया गया है कि 1 जुलाई 2026 को काउंट होने वाली है। 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 19 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन न्यूनतम एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो 19 से कहाँ तक हो सकती है? 30 आपकी जनरल की एज है। एससी, एसटी, ओबीसी को उनके एज रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। जो नॉर्मली ओबीसी को 3 साल का मिलता है, तो ओबीसी के लिए 33 साल हो जाएगी और एससी और एसटी के लिए 35 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा क्या? डीएलएड के बाद। ठीक है, जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल और एससी एसटी के लिए 35 साल, ये क्राइटेरिया रहेगा राज्य सरकार के अनुसार। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात करें तो डीएलएड में आपका 35,000 रुपये पर ईयर की फीस रहती है और 850 रुपये पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस रहती है। तो ये आपका क्या रहता है कि फीस स्ट्रक्चर है 2 साल का आपका लगभग 70,000 और 1,000 लगभग 74,000 के आसपास, 73-74,000 रुपये आपके फीस का रह जाता है पूरे 2 सालों का। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, चयन का आधार आपको मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आपको 200 नंबरों का पेपर होता है, उसके आधार पर आपको देखो साफ साफ लिखा है 200 अंकों का प्रश्न होगा, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 4 सेक्शन जीएस का, बुद्धिमत्ता रीजनिंग का, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि और गणित का, ये 4 सेक्शन आपके रहते हैं। ठीक है, आपके 4 सेक्शन उसके रहेंगे, जिसका ज्ञान एक सामान्य स्नातक योग्यताधारी से अपेक्षित है। ठीक है, इस हिसाब से बताया गया इन्होंने। अगर आप पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, पीवाईक्यूज से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए, माइनस मार्किंग की बात करें तो किसी भी प्रश्न के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और वो क्योंकि चाहे वो आपको आता है नहीं आता है, वो आपके लिए एक एडवांटेज ही रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। आगे देखिए, उसके बाद आपकी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ में आप नाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपका क्या होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए देहरादून बुलाया जाएगा। एससीईआरटी में आपकी काउंसलिंग होगी, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके आधार पर आपको नंबर्स के हिसाब से आपका फिर आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं परीक्षा हेतु चयन सूची एवं प्रवेश प्रतीक्षा सूची तैयार करना। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि आपके 650 लोगों की लिस्ट जारी होती है जो काउंसलिंग कराने जाते हैं। उनमें अगर कोई बच्चा काउंसलिंग नहीं करा पाता है तो उसके बाद वैकेंट सीटों पर आपकी वेटिंग प्रतीक्षा सूची निकाली जाती है, जिसके आधार पर ये चीज़ें दी गई हैं कि आपकी वेटिंग सूची निकाली जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये परिषद है। उसके बाद मूल्यांकन वगैरह दिया है, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए 600 रुपये आपकी जनरल की फ़ीस है, जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 300 रुपये और जो आपके पीएच के कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये आपका फ़ीस देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आपको काउंसलिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कराने पड़ते हैं, जिसमें अगर आपको कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। लिखित परीक्षा के लिए आप जितनी जल्दी फॉर्म भर सकते हैं उतनी जल्दी आपके लिए सही है। 13 डिस्ट्रिक्ट में 29 सेंटर बनाए जाते हैं, जितनी जल्दी आपका फॉर्म भरा जाएगा उस हिसाब से आपको मनपसंद जो है उसका सेंटर, रिटर्न का सेंटर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन संबंधी जानकारी दी गई है, परीक्षा शुल्क दे दिया है आपको, लिखित परीक्षा बता दिया गया है कि आपको इस तरीके से होगा करके। उसके बाद ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, बाकी मैंने आपको बता दिया गया है कि आपका जो 200 नंबर का पेपर होगा किस तरीके से आपका पेपर होगा। 50-50 नंबर के 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, 22 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद कुछ दिनों में आपको 2 महीने में लगभग आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और मेरे हिसाब से आपकी काउंसलिंग और ये सब चीज़ें फिनिश करके आपका अप्रैल से आपका सत्र जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये था आज की डीएलएड की इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र की पूरी वीडियो। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन में कोई आपकी लिमिट नहीं है। एज रिलैक्सेशन के बारे में जाना हमने, कुल पद कितने हैं उसके बारे में जाना, एग्जाम पैटर्न जाना और कट ऑफ की बात करूँ। हाँ, कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये। देखिए, अगर मैं बात करूँ 2 सेक्शन मैंने आपको बताया कि एक साइंस का होता है, एक नॉन साइंस का होता है। ठीक है, 325 सीटों के हिसाब से तो साइंस की कट ऑफ 8 से ज़्यादा रहती है। अगर मैं 2022 के पेपर की बात करूँ तो पहली कट ऑफ की बात करूँ 172 गई थी साइंस की और वहीं 8 की गई थी 160
5 के आसपास आर्ट्स की रही थी। ठीक है, ये पहली कट ऑफ है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है तो कट ऑफ कम चली जाती है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद 2023 की बात करूँ तो साइंस की गई थी 150 और आर्ट्स की गई थी 145। ये जनरल का बता रहा हूँ। कैटेगरी वाइज ये रिलेक्स जो है मार्क्स जो है और कम हो जाते हैं। ये जनरल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद 2024 का जो अभी पेपर हुआ इसमें साइंस की फिर थोड़ा बढ़ गई थी 160 और बॉय नॉन साइंस की 155। तो ये रही थी कट ऑफ पिछली बार की। तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको लगभग अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो 160 प्लस आप स्कोर करके चलिए। और अगर आप आर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो ये मान के चलिए कि आपको भी 160 के आसपास अपना टारगेट रखना है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका एडवांटेज मिल जाता है। तो बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर की जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ थी। अगर एक कैटेगरी वाइज की बात करें तो वो थोड़ा और कम रही थी। अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल PYQs आपको सारे मिल जाएंगे। तो वो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। DLED के संबंधित सबसे पहले वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। कोई प्रश्न या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।